हो सकता है। जितिन के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही विराज ने कहा, क्या ये समय असम्पशंस लगाने का है? बेहतर होगा कि हम उन्हें ढूंढे। कार से बाहर आते ही नंदिनी ने विराज से कहा। नंदिनी की बात में सच्चाई थी और विराज भी ये बहुत अच्छे से समझता था। जितिन, एक एक कोना छान मारो। अगर उसके बाद भी सुषमा आंटी नहीं मिले तो पुलिस को कॉल करना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि एक जिंदा इंसान ऐसे कैसे अचानक से गायब हो गया। ये बोलते हुए विराज, जितिन और नंदनी तीनों अलग अलग कोने में बढ़ गए और सुषमा आंटी को ढूंढने लगे थे। करीब 10 मिनट बाद अचानक से विराज को नंदनी की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। विराज सर, जरा यहाँ आकर देखिए। नंदनी की आवाज सुनकर विराज और जितिन भागते हुए नंदनी की तरफ बढ़ने लगे थे। विराज के विला से कुछ ही दूर पर गुलमोहर गार्डन का एक आर्टिफिशियल पॉन्ड था, जो लगभग फुटबॉल के आधे ग्राउंड जितना बड़ा था। उस पॉन्ड में खूब सारे कमल के फूल खिले थे। उस पॉन्ड के बीच में एक रास्ता था जहां लोग बैठ सकते थे और सीनरी का मजा ले सकते थे। हालांकि जब विराज नंदनी के पास पहुंचा तो उसका ध्यान कमल के फूल पर नहीं गया था। नंदनी जिस चीज पर इशारा कर रही थी वो एक जोड़ी जूते थे जो पॉन्ड के पास पड़े थे। हालांकि विराज के विला से इस आर्टिफिशियल पॉन्ड की दूरी अच्छी खासी थी, लेकिन जब विराज ने उन पुराने जूतों को देखा तो उसे शक हुआ कि क्या ये जूते सुषमा आंटी के तो नहीं। आगे से थोड़े से फटे हुए और डिजाइन के हिसाब से वो किसी औरत के जूते ही लग रहे थे। लेकिन एक औरत के जूते पॉन्ड के पास क्या कर रहे थे? गुलमोहर गार्डन मुंबई शहर का सबसे महंगा रेसिडेंशियल एरिया था। जिन लोगों के यहां पर घर थे वो काफी अमीर थे। इतने अमीर कि उन सभी के अकाउंट में कम से कम 3-4 करोड़ रुपए तो हमेशा रहेंगे। तो यहां रहने वाले लोगों में से ऐसे जूते पहनने वाला तो कोई नहीं हो सकता है। और इस सब से आखिर ये साबित हो रहा था कि ये जूते सिर्फ और सिर्फ सुषमा आंटी के ही थे। जैसे ही विराज के दिमाग ने विराज को इस बात का कंफर्मेशन दिया, वैसे ही विराज तुरंत ही उस पॉन्ड के और करीब पहुंच गया था। विराज के मन में सिर्फ सुषमा आंटी का ही ख्याल दौड़ रहा था। सुषमा आंटी, सुषमा आंटी! जोर जोर से विराज चिल्लाने लगा। विराज को चिल्लाता हुआ देखकर नंदनी और जितिन भी चिल्लाने लगे थे। सामने से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। विराज भाई, ये आप क्या कर रहे हो? इससे पहले कि जितिन विराज को रोकता, विराज अपने कपड़े निकाल चुका था और तुरंत ही उस पूल में कूद पड़ा था। इस सीन को देखकर वैसे तो नंदनी मनी मन ब्लश कर रही थी, लेकिन ये समय ब्लश करने का नहीं था। इसीलिए नंदनी ने विराज की मदद की और उसके कपड़ों को उठा लिया था। अब चूंकि विराज उस पॉन्ड में कूद चुका था, तो भला जितिन कैसे पीछे रहता? विराज भाई, आप यहां चेक करो, मैं थोड़ा आगे चेक करता हूं। ये बोलते हुए जितिन भी उस पॉन्ड में कूद पड़ा था। जब विराज उस पॉन्ड में कूदा तो विराज को उस पॉन्ड की गहराई पता चली। पानी विराज की गर्दन तक आ रहा था। ऐसे में जब विराज को सुषमा आंटी का ख्याल आया तो विराज को और भी ज्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि सुषमा आंटी की हाइट विराज से काफी छोटी थी। ऐसे में अगर वो इस पॉन्ड में गई है तो उनके लिए ये सिचुएशन काफी डेंजरस थी। करीब आधे दिन तक उस पॉन्ड में ढूंढने के बाद भी उन्हें सुषमा आंटी नहीं मिली थी। 10 मिनट बाद विराज भी काफी एग्जॉस्ट हो गया था और उससे और तैरा भी नहीं जा रहा था। विराज भाई, मैं आपको खींचता हूं। ये बोलते हुए जितिन ने विराज का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए किनारे तक लेकर आया। जब विराज किनारे आ गया तो नंदनी ने विराज को खींचते हुए उस पॉन्ड से बाहर निकाल लिया था। जैसे ही नंदनी ने विराज को बाहर खींचा, तभी उसे विराज का फीका पड़ चुका चेहरा दिखाई दिया। वाकई में विराज का चेहरा काफी डरावना हो गया था। विराज सर, क्या आप ठीक हैं? नंदिनी ने विराज से पूछा, लेकिन विराज का ध्यान तो अभी भी सुषमा आंटी में अटका हुआ था। नहीं, कोई बात नहीं। जितिन, तुम्हें बाहर निकलने के लिए कौन बोला? ढूंढो उन्हें, चिल्लाते हुए विराज ने कहा।
विराज आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा था। इतने सालों के बाद बहुत मुश्किल से विराज सुषमा आंटी को ढूंढने में कामयाब हुआ था। लेकिन उसकी बदकिस्मती तो देखिए, एक दिन भी अच्छे से वो सुषमा आंटी को अपने साथ नहीं रख पाया था। अगर सुषमा आंटी को कुछ भी होता है तो विराज पूरी जिंदगी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसकी पूरी जिंदगी रिग्रेट में ही निकल जाएगी। विराज का ऑर्डर सुनकर जितिन फिर से पॉन्ड में कूद पड़ा था। हालांकि जितिन को भी पता था कि सुषमा आंटी पॉन्ड में नहीं है, लेकिन चूंकि विराज का ऑर्डर था, इसीलिए विराज के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत जितिन में नहीं थी। चुपचाप अपने मालिक का ऑर्डर फॉलो किया उसने। लेकिन इस सब से कुछ भी नहीं होने वाला था। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नंदिनी वाकई में काफी स्मार्ट थी। वो अच्छे से जानती थी कि ये सब करके वो सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए तुरंत ही नंदिनी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज सर, जब हम आपके विला की तरफ आ रहे थे तब हमें गुलमोहर गार्डन का प्रॉपर्टी मैनेजर मिला था ना। उसे इस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से पता होगा और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास तो होंगे ही। उनकी मदद से हम सुषमा आंटी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। नंदिनी की बात में 100 आना सच्चाई थी। कोई भी समझदार इंसान नंदिनी के इस सजेशन से पीछे नहीं मुड़ सकता था। नंदिनी की बात सुनकर विराज को भी एहसास हुआ कि इस प्रॉपर्टी में प्रोफेशनल तरीके से भी काम हो सकता है। तुरंत ही विराज ने कहा, चलो उसके पास चलते हैं। ये बोलते ही विराज भागने लगा। उसने अपने कपड़े भी नहीं पहने थे, बस नीचे एक छोटा सा शॉर्ट्स था और बस उसी में भाई साहब हनुमान बनते हुए भागने लगे थे। विराज सर रुकिए, मैं भी आ रही हूं। जब नंदिनी ने देखा कि विराज फुल स्पीड में भाग रहा है, तो नंदिनी भी विराज के कपड़े हाथ में लेकर हाई हील्स में भागने लगी थी, इस उम्मीद के साथ कि वो विराज की बराबरी कर पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ ही मिनटों में विराज गुलमोहर गार्डन के ऑफिस में पहुंच गया था। ऑफिस में सिर्फ एक ही लड़की बैठी थी। शायद वो कुछ खा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे उसका मुंह चल रहा था वैसे वैसे उसके मुंह से क्रैकल की आवाज आ रही थी। हेलो, किसी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। उस लड़की का पूरा ध्यान अपने खाने पर था। लेकिन जब अचानक से उसने एक मर्द की आवाज सुनी तो उसका चलता हुआ मुंह एकाएक खामोश हो गया था और वो ऊपर से नीचे तक विराज को घूरने लगी थी। ओ गॉड, तुम कौन हो? तुम क्या करके आए हो? विराज का पूरा चेहरा ग्रीन कलर की काई से भरा हुआ था। ऊपर से उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे। जगह जगह विराज के शरीर पर घाव थे और उनमें से खून आ रहा था। विराज को इस हाल में देखकर वो लड़की बहुत डर गई थी और तुरंत ही वो कुर्सी से उठकर 2 कदम पीछे की ओर बढ़ चुकी थी। मिस, मैं गुलमोहर गार्डन का ही रेसिडेंट हूँ। मेरी दादी खो गई है और शायद वो पॉन्ड में गिर गई है। क्या आप जल्दी से अपने मॉनिटरिंग सिस्टम से चेक कर सकती हैं? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस लड़की ने कहा, पॉन्ड? क्या तुम गुलमोहर गार्डन वाले आर्टिफिशियल पॉन्ड की बात कर रहे हो? उस लड़की का सवाल सुनकर तुरंत ही विराज ने अपना सिर हिलाया। विराज के हाव भाव देखकर तुरंत ही उस लड़की ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन पॉन्ड के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। गुलमोहर गार्डन लोगों की प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखता है। नॉनसेंस, अगर उस पॉन्ड में कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन सी प्राइवेसी? कैसी प्राइवेसी? जब तक मैं तुमसे कम्युनिकेट करूंगा तब तक सामने वाले की जान चली जाएगी। सीसीटीवी कैमरास नहीं है, कोई बात नहीं। जल्दी से जल्दी कुछ लोगों का इंतजाम करो जो मेरे साथ उस पॉन्ड में चलें। मुझे मेरी दादी को ढूंढना है। विराज की डांट सुनकर वो लड़की पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी। ये सब मैं अभी मैनेजर को रिपोर्ट करती हूँ, आप रुकिए। जैसे ही उस लड़की ने ये कहा, वैसे ही विराज ने गुस्से में कहा, व्हाट इज रॉन्ग विथ हर? जैसे ही उस लड़की ने मैनेजर का नंबर डायल किया, वैसे ही ऑफिस के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उस दस्तक को सुनकर सभी का ध्यान ऑफिस के दरवाजे पर गया। मैनेजर सर, आप आ गए? मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। ये लोग कह रहे हैं कि कोई उस पॉन्ड में गिर गया है और उस इंसान को ढूंढने के लिए इन्हें हमारी मदद चाहिए। मैनेजर को देखकर तुरंत ही उस लड़की ने कहा। मैनेजर अभी अभी बाहर से लौटा था,
इसलिए वो काफी इरिटेटेड था। जैसे ही उसने उस लड़की के मुंह से वो सब सुना, वैसे ही उसने एक नजर दौड़ाते हुए विराज को देखा। विराज के चेहरे पर ग्रीन कलर की काई देखकर उसका मन और भी ज्यादा खराब हो गया। तुरंत ही उसने अपनी नजर विराज के चेहरे से हटाई और चौंकते हुए बोला, तुम कहां से आए हो और गुलमोहर गार्डन में क्या कर रहे हो? मैं यहां रहता हूं, गुलमोहर गार्डन में मेरा घर है। क्या मैं मेरे घर में भी नहीं आ सकता? विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर उस गंजे मैनेजर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो विराज को जोरदार डांटना चाहता था, लेकिन तभी लंबी लंबी सांस लेते हुए नंदनी भी उस ऑफिस में पहुंच गई थी। जब उस मैनेजर ने नंदनी को देखा तो अचानक उसे विराज और उसकी आवाज जानी पहचानी सी लगी। अचानक से उसका रिएक्शन ही बदल गया था। ओह, तो ये आप दोनों हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि कौन गिर गया है? क्या उन्हें अभी तक बचाया नहीं गया? तुरंत ही उस गंजे मैनेजर ने कहा, नॉनसेंस, अगर बचा लिया होता तो मैं मदद मांगने यहां था। कड़क अंदाज में विराज ने कहा, सॉरी सर, सॉरी, मैं अभी मदद का इंतजाम करता हूं। ये बोलते ही उस गंजे मैनेजर ने अपना फोन बाहर निकाला और गुलमोहर गार्डन के सिक्योरिटी कप्तान का नंबर डायल किया। जैसे ही सिक्योरिटी कप्तान ने कॉल उठाया, वैसे ही उस गंजे मैनेजर ने कहा, जल्दी से जल्दी मुझे अच्छे गोताखोरों की जरूरत है। अपने आर्टिफिशियल पॉन्ड में कोई गिर गया है। वीआईपी रेसिडेंट को मदद की जरूरत है। सारे काम छोड़कर पहले इसमें लगो। ये बोलते ही उस मैनेजर ने कॉल कट कर दिया था और तुरंत ही विराज को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सर, मैंने कुछ अच्छे गोताखोरों का इंतजाम कर दिया है। साहब, मैंने टॉयलेट भी अच्छे से साफ कर दिया है। क्या अब मैं जा सकती हूँ? अभी वो गंजा मैनेजर विराज के सामने अपनी थोड़ी ब्रैगिंग कर ही रहा था कि तभी अचानक से ऑफिस के वॉशरूम की तरफ से एक औरत की आवाज आई। वो आवाज उस गंजे मैनेजर को कबाब में हड्डी लग रही थी। तुरंत ही उस गंजे मैनेजर ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी टॉयलेट ही साफ किया है ना, ऑफिस का दरवाजा कौन चमकाएगा? बहुत कचरा है उधर, जल्दी से साफ कर दो। लेकिन साहब, आपने तो कहा था कि आज मुझे सिर्फ टेस्ट देना है, लेकिन आप तो मुझसे पूरा काम करवाते जा रहे हो। मैंने पूरा ऑफिस साफ किया, ऑफिस का गंदा टॉयलेट साफ किया, और अब आप मुझे ऑफिस के बाहर की भी सफाई करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे ही उस औरत के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस गंजे मैनेजर की दोनों भौहें ऊपर की ओर उड़ गई थी। तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैंने कहा था ना दादी जी आपसे, चूंकि आज आपका ट्रायल है तो आपको सारा काम करना पड़ेगा और मेरे ऑर्डर्स ओबीडियंटली फॉलो करने होंगे। समझ गई ना आप? अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मुझे आपकी सैलरी 5,000 रुपए करनी पड़ेगी। बोलो, क्या आप ऐसा चाहती हैं? लेकिन साहब, मुझे मेरे पोते के लिए पोटैटो चिली बनाना है। मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि आज से मैं उसे अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी। अगर वो घर आया और मुझे नहीं देखेगा तो उसे मेरी चिंता हो जाएगी। उस बूढ़ी औरत के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही वो गंजा मैनेजर बोला, तुम्हारा पोता भी तुम्हारी तरह बूढ़ा ही होगा ना? क्या वो अभी भी बच्चों के जैसे पोटैटो चिली खाता है? बूढ़ी औरत, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जाओ अपना काम करो, मेरे पास फालतू की बात करने का समय नहीं है। देख नहीं रही हो, मैं एक वीआईपी रेसिडेंट के मामले में उनकी मदद कर रहा हूं। विराज की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला था? आखिर विराज उस गंजे मैनेजर के साथ क्या करने वाला था? क्या होगा जब सुषमा आंटी अपने पोते को इस हाल में देखेगी? आखिर सुषमा आंटी को नौकरी की क्या जरूरत आन पड़ी थी? इस सवाल का जवाब सुषमा आंटी क्या देने वाली थी? नंदनी को विराज के साथ देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली थी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।